क्या आप जानते हैं कि गुस्सा आपके स्वास्थ्य और रिश्तों पर कितना बुरा असर डाल सकता है? एक हालिया अध्ययन में दिखाया गया है कि जिन लोगों में गुस्सा जल्दी उठता है, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा 85% तक बढ़ जाता है। यह सुनकर आपको कैसा लगा? सोचिए, क्या आप भी गुस्से के ऐसे दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मनियंत्रण की, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर गुस्से को मैनेज करने में, क्योंकि इससे न केवल हमारी भलाई पर असर पड़ता है बल्कि हमारे संबंधों पर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, क्रोध के मूल कारणों को समझना। क्रोध के मूल कारणों को सही मायने में समझने और उनका समाधान करने के लिए गहराई से खोज करना और अंतर्निहित कारणों को उजागर करना महत्वपूर्ण है। क्रोध अक्सर गहरे मुद्दों से प्रेरित होता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इन कारणों का पता लगाने के लिए समय निकालना स्वयं और अपनी भावनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। क्रोध का एक सामान्य मूल कारण अतीत का अनसुलझा आघात है। अतीत की घटनाएं वर्तमान में क्रोध के रूप में प्रकट हो सकती हैं। थेरेपी, जर्नलिंग या अन्य तरीकों के माध्यम से इन अनुभवों को स्वीकार करना और संसाधित करना दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अधूरी इच्छाएं या अपेक्षाएं क्रोध का एक और संभावित स्रोत हैं। अपनी जरूरतों को पूरा न कर पाने की अक्षमता हमारे अंदर जलन और क्रोध की भावनाएं पैदा कर सकती है। यह पता लगाना कि ये जरूरतें क्या हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम होना क्रोध को बढ़ने से रोकने में मदद करेगा। क्रोध में एक और योगदानकर्ता असहाय या नियंत्रण से बाहर होने का अनुभव है। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे अंदर तब उत्पन्न हो सकती है जब हम किसी स्थिति को अन्यायपूर्ण या अपने नियंत्रण से बाहर मानते हैं। जब हम इस अंतर्निहित संवेदना को पहचानने में सक्षम होते हैं तो हम स्थिति के उन पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, और फिर हम समाधान खोजने या वर्तमान स्थिति के साथ समझौता करने की दिशा में काम करने में सक्षम होते हैं। क्रोध के मूल कारणों को समझना हमें उन्हें सीधे संबोधित करने और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजने में सक्षम बनाता है। अगले भाग में हम ट्रिगर्स और शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानने का पता लगाएंगे, जो हमें क्रोध प्रबंधन की दिशा में हमारी यात्रा में और सशक्त बनाएगा। अध्याय 2, ट्रिगर और शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना। मजबूत भावनाओं को प्रबंधित करने में ट्रिगर्स और शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। उन विशिष्ट स्थितियों, घटनाओं या लोगों को पहचानना महत्वपूर्ण है जो आपके अंदर क्रोध को भड़काते हैं। इन ट्रिगर्स के बारे में जागरूक होकर आप उनसे बचने या उनसे अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। अपने शरीर की शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें, जैसे कि हृदय गति में वृद्धि, मांसपेशियों में तनाव या आपके पेट में गांठ। ये संकेत शुरुआती चेतावनी संकेत के रूप में काम कर सकते हैं कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। इसके अलावा अपने विचारों या भावनाओं में किसी भी बदलाव के प्रति सचेत रहें। ध्यान दें कि क्या आप अधिक चिड़चिड़े, निराश या अधीर महसूस करने लगते हैं। आपको तेज विचार, अन्याय की भावना या मौखिक या शारीरिक रूप से भड़कने की इच्छा भी हो सकती है। ये सभी संकेत हैं कि आपका गुस्सा ट्रिगर हो रहा है। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स और शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान कर लेते हैं तो स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें स्थिति से ब्रेक लेना, गहरी सांस लेने के व्यायाम करना या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। किसी विश्वसनीय मित्र से बात करके या जर्नल में लिखकर अपनी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना भी मददगार हो सकता है। अपने ट्रिगर्स और शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानकर आप अपने गुस्से को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।
ये अभ्यास आपको अपनी भावनाओं पर अधिक जागरूकता और नियंत्रण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि आप क्रोध का विरोध करने के तरीके के रूप में अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस और ध्यान को कैसे एकीकृत कर सकते हैं। अध्याय 3, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास मजबूत भावनाओं को प्रबंधित करने और आंतरिक शांति पाने में एक गेम चेंजर हो सकता है। जब आपको लगता है कि आपके अंदर गुस्सा उबल रहा है, तो एक पल के लिए रुकें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। माइंडफुलनेस में बिना किसी निर्णय या अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े पल में पूरी तरह से मौजूद रहना शामिल है। अपने शरीर को ट्यून करके और अपने गुस्से को बिना बहे हुए देखकर आप नियंत्रण की भावना प्राप्त कर सकते हैं और इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरी ओर, ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है। नियमित रूप से ध्यान करने के लिए समय निकालकर आप अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरूकता विकसित कर सकते हैं और उन्हें अधिक रचनात्मक तरीके से जवाब देना सीख सकते हैं। जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय आप एक कदम पीछे हट सकते हैं, भावना का निरीक्षण कर सकते हैं और जानबूझकर प्रतिक्रिया करने का तरीका चुन सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दोनों ही आत्मचिंतन और आत्मकरुणा के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। वे आपको अपने क्रोध के अंतर्निहित कारणों का पता लगाने और किसी भी पैटर्न या ट्रिगर की पहचान करने की अनुमति देते हैं जो इसमें योगदान दे सकते हैं। अपने और अपनी भावनाओं के प्रति एक गैर न्यायिक दृष्टिकोण विकसित करके आप आंतरिक शांति और स्वीकृति की भावना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने में समय और अभ्यास लग सकता है, लेकिन इसके लाभ प्रयास के लायक हैं। जैसे जैसे आप इन कौशलों को विकसित करेंगे, आप पाएंगे कि आप अपने क्रोध को प्रबंधित करने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का स्पष्टता और संयम के साथ जवाब देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। शांति और आत्मजागरूकता की भावना विकसित करके आप प्रभावी संचार कौशल विकसित करने की नींव रख सकते हैं, जिसे हम अगले भाग में देखेंगे। अध्याय 4, प्रभावी संचार कौशल विकसित करना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शांति और स्वीकृति विकसित करने की प्रक्रिया में आप प्रभावी संचार कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वस्थ संबंध बनाने और बनाए रखने, संघर्षों को सुलझाने और अपनी ज़रूरतों और राय को व्यक्त करने में प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। इन कौशलों को विकसित करके आप दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू सक्रिय सुनना है। इसमें बिना किसी बाधा के या अपने मन में अपनी प्रतिक्रिया तैयार किए बिना दूसरे व्यक्ति की बात पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ध्यान से सुनने से आप वक्ता के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाते हैं और उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपको अधिक विचारशील और सार्थक तरीके से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू खुद को स्पष्ट और मुखर रूप से व्यक्त करना है। अपने विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से दूसरों को आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और गलतफहमी से बचा जा सकता है। मुखर होने का मतलब है आक्रामक या निष्क्रिय हुए बिना आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से खुद को व्यक्त करना। इसमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करना, मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना और समझौता करने के लिए खुला रहना शामिल है। इसके अलावा प्रभावी संचार में अशाब्दिक संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव-भाव और आवाज के लहजे पर ध्यान देने से आपका संदेश सही ढंग से व्यक्त हो सकता है। आंखों से संपर्क बनाए रखना, उचित हाव-भाव का उपयोग करना तथा शांत और मैत्रीपूर्ण लहजे में बोलना आपके संचार को बेहतर बना सकता है तथा दूसरों को यह महसूस करा सकता है कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है तथा उनकी बात सुनी जा रही है। निष्कर्ष रूप में, प्रभावी संचार कौशल विकसित करना आंतरिक शांति और स्वीकृति विकसित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है।
सक्रिय रूप से सुनने, अपने आप को स्पष्ट और मुखर रूप से व्यक्त करने तथा अपने अशाब्दिक संचार के प्रति सचेत रहने से आप दूसरों से जुड़ने तथा समझ को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रुकना तथा अपनी संचार शैली पर विचार करना सीखना मजबूत तथा अधिक संतोषजनक संबंध बनाने की दिशा में अगला कदम है। अध्याय 5 रुकना और चिंतन करना सीखना। रुकना और चिंतन करना आपको वास्तव में खुद से जुड़ने और दूसरों पर अपने शब्दों और कार्यों के प्रभाव को समझने की अनुमति देता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको क्रोध का विरोध करने और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद कर सकता है। हमारी तेज गति वाली दुनिया में हम अक्सर परिणामों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि विराम लेने से आप बोलने या कार्य करने से पहले खुद को सोचने का अवसर देते हैं। जब आप रुकते हैं और चिंतन करते हैं तो आप खुद को स्थिति से पीछे हटने और एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं और विचारों का अधिक निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। ऐसा करने से आप किसी भी ट्रिगर की पहचान कर सकते हैं जो आपके क्रोध का कारण हो सकता है और उन्हें संबोधित करने के स्वस्थ तरीके खोज सकते हैं। यह आपको वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने और शामिल अन्य लोगों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने का मौका भी देता है। इसके अलावा रुकना और चिंतन करना आपको अपने संचार के साथ अधिक जानबूझकर सक्षम बनाता है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय आप अपने शब्दों और कार्यों को सावधानी से चुन सकते हैं। यह आपको ऐसी बातें कहने या करने से बचने में मदद करता है जिनका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की अनुमति देता है, जिससे दूसरों के साथ बेहतर समझ और जुड़ाव होता है। इसके अलावा रुकना और चिंतन करना आपको सहानुभूति और करुणा विकसित करने में मदद कर सकता है। अपनी खुद की भावनाओं को समझने के लिए समय निकालकर आप दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। यह आपको अधिक दयालु और समझदार तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। यह सहानुभूति का माहौल बनाता है जहां लोग सुनते और मूल्यवान महसूस करते हैं। रुकना और चिंतन करना सीखकर आप अपने संचार कौशल को मजबूत कर सकते हैं और क्रोध का विरोध कर सकते हैं। यह आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ने की शक्ति देता है। इसके बाद हम स्वस्थ और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहानुभूति और करुणा विकसित करने के महत्व का पता लगाएंगे। अध्याय 6 सहानुभूति और करुणा विकसित करना। सहानुभूति और करुणा विकसित करने से आप दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं, जिससे अधिक सार्थक और संतोषजनक संबंध बनते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सहानुभूति का अभ्यास करने से प्रोसोशल व्यवहार में 88% की वृद्धि हो सकती है। जब आप सक्रिय रूप से सहानुभूति विकसित करते हैं तो आप खुद को किसी और के स्थान पर रख पाते हैं और वास्तव में उनके दृष्टिकोण को समझ पाते हैं। इससे न केवल आपको दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपको उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा दयालु और सहायक तरीके से पूरा करने में भी मदद करता है। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचानने और साझा करने की क्षमता है। इसके लिए दूसरों को सक्रिय रूप से सुनना, उनके अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना और खुले दिमाग का होना जरूरी है। ऐसा करके आप दूसरों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने और सुना हुआ महसूस करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। जब लोग समझे जाते हैं तो वे उस समझ को वापस करने और विश्वास बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। करुणा सहानुभूति के साथ साथ चलती है। इसमें न केवल किसी की भावनाओं को समझना शामिल है, बल्कि उनकी भलाई के लिए वास्तविक चिंता महसूस करना भी शामिल है। जब आप करुणा विकसित करते हैं तो आप दूसरों की ज़रूरतों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं और उनकी पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह समर्थन के एक दयालु शब्द की पेशकश करने जितना सरल हो सकता है या संकट के समय मदद के लिए हाथ बढ़ाने जितना महत्वपूर्ण हो सकता है।
सहानुभूति और करुणा विकसित करके आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बना सकते हैं और समग्र रूप से अधिक सहानुभूतिपूर्ण समाज में योगदान दे सकते हैं। अब जब हम तनाव प्रबंधन और आत्म देखभाल पर अगले खंड में प्रवेश करते हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा विकसित करने में सक्षम होने के लिए खुद की देखभाल करना एक अनिवार्य हिस्सा है। अध्याय 7 तनाव प्रबंधन और आत्म देखभाल। भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने और एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन को बढ़ावा देने के लिए आत्म देखभाल और तनाव प्रबंधन को अपनाना महत्वपूर्ण है। आज की तेज गति वाली दुनिया में तनाव आसानी से हमें अभिभूत कर सकता है, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें और तनाव को प्रबंधित करने के प्रभावी तरीके खोजें। तनाव को प्रबंधित करने का एक तरीका है अपनी दिनचर्या में विश्राम तकनीकों को शामिल करना। ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालना जो आपको खुशी देती हैं और आपको तनाव मुक्त करने में मदद करती है, तनाव के स्तर को काफी हद तक कम कर सकती है। चाहे वह योग का अभ्यास करना हो, प्रकृति में सैर पर जाना हो या बस कोई पसंदीदा शौक पूरा करना हो, ये गतिविधियां रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों से बहुत जरूरी ब्रेक दे सकती हैं। खुद की देखभाल का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना है। इसमें संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना शामिल है। अपने शरीर की देखभाल करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपको तनाव से बेहतर तरीके से निपटने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सीमाएं निर्धारित करना और जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं, जिससे तनाव का स्तर बढ़ जाता है। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देकर और जरूरत से ज्यादा मांगों को नहीं कहकर आप अपने जीवन में एक स्वस्थ संतुलन बना सकते हैं। नतीजतन खुद की देखभाल करना और तनाव को प्रबंधित करना भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। विश्राम तकनीकों को शामिल करके एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने और सीमाएं निर्धारित करके आप प्रभावी रूप से तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं और अधिक संतुलित जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों और परिवार से सहायता मांगना आपकी भलाई को और बढ़ा सकता है और समझदार व्यक्तियों का एक नेटवर्क प्रदान कर सकता है, जो चुनौतीपूर्ण समय से गुजरने में आपकी मदद कर सकते हैं। अध्याय 8 दोस्तों और परिवार से सहायता मांगना। अपने प्रियजनों पर भरोसा करें, क्योंकि वे जरूरत के समय में आपका सहारा बन सकते हैं और जब जीवन कठिन हो तो रोने के लिए कंधा दे सकते हैं। दोस्तों और परिवार से सहायता मांगना तनाव को प्रबंधित करने और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अभिभूत या क्रोधित महसूस कर रहे हों, तो किसी ऐसे व्यक्ति का होना आरामदायक हो सकता है जिस पर आप बात कर सकें और भावनात्मक समर्थन के लिए उस पर निर्भर हो सकें। आपके दोस्त और परिवार आपकी बात सुन सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से गुजरने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे मान्यता और समझ की भावना प्रदान कर सकते हैं, आपको याद दिला सकते हैं कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ साझा करने से अक्सर राहत की भावना आ सकती है और आपको अपनी चुनौतियों पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक समर्थन के अलावा दोस्त और परिवार व्यावहारिक मदद भी दे सकते हैं। वे आपके दैनिक कार्यों में आपकी सहायता कर सकते हैं, बच्चों की देखभाल कर सकते हैं या जब आपको ब्रेक लेने या स्व देखभाल गतिविधियों में शामिल होने की आवश्यकता हो तो बस आपका साथ देने के लिए मौजूद हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का होना जिस पर आप भार साझा करने के लिए भरोसा करते हैं, तनाव को प्रबंधित करने और बर्नआउट को रोकने में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। याद रखें, दोस्तों और परिवार से सहायता मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ताकत की निशानी है। जब आपको जरूरत हो तो मदद मांगने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। इसलिए मुश्किल समय में अपने प्रियजनों पर भरोसा करने में संकोच न करें।
अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन का उपयोग करके आप एक मजबूत सहायता प्रणाली बना सकते हैं जो आपको क्रोध का विरोध करने और तनाव का प्रबंधन करने में मदद करती है। हालांकि चुनौतीपूर्ण भावनाओं से निपटने की अपनी क्षमता को और बढ़ाने के लिए विश्राम तकनीक सीखना भी महत्वपूर्ण है। अध्याय 9। विश्राम तकनीकों का उपयोग करना। विश्राम तकनीकों का उपयोग करने से चुनौतीपूर्ण भावनाओं से निपटने और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आपकी क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। जब आप खुद को क्रोध से अभिभूत पाते हैं तो अपने मन और शरीर को शांत करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी तकनीक है गहरी सांस लेना। धीमी, गहरी सांस लें, अपनी नाक से सांस लें और अपने मुंह से सांस छोड़ें। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप देखेंगे कि आपका शरीर आराम कर रहा है और आपका गुस्सा कम हो रहा है। एक और मददगार तकनीक है प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। अपने शरीर में प्रत्येक मांसपेशी समूह को तनाव देने और फिर उसे छोड़ने से शुरू करें, अपने पैर की उंगलियों से शुरू करके अपने सिर तक। अपनी मांसपेशियों को सचेत रूप से आराम देकर आप तनाव मुक्त करते हैं और शांति की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह तकनीक विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकती है जब क्रोध शारीरिक रूप से प्रकट होता है, जैसे कि मुट्ठी बंद करके या जबड़े को कसकर। इसके अलावा विश्राम को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में अलग अलग तरीकों के साथ प्रयोग करें और देखें कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप क्रोध के प्रति लचीलापन विकसित करेंगे और तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने की अपनी क्षमता में सुधार करेंगे। नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देने के बारे में अगले खंड में आगे बढ़ते हुए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि क्रोध पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए अकेले विश्राम तकनीकें पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। क्रोध का सही मायने में विरोध करने के लिए इसके मूल कारणों और अंतर्निहित विचार पैटर्न को संबोधित करना आवश्यक है जो इसमें योगदान करते हैं। अध्याय 10। नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देना। क्रोध पर सही मायने में काबू पाने के लिए आपको उन नकारात्मक विचार पैटर्न का सामना करना चाहिए और उन्हें खत्म करना चाहिए जो इसे बढ़ावा देते हैं, जैसे कि आत्मसंदेह और विनाशकारी विश्वासों के जाल को खोलना। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो यह अक्सर विकृत सोच पैटर्न से उत्पन्न होता है जो नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है और तर्कसंगत निर्णय को धुंधला करता है। इन नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देना शांति पाने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सामान्य नकारात्मक विचार पैटर्न को आपदाजनक कहा जाता है। इसमें चीजों को अनुपात से बाहर करना और किसी भी स्थिति में सबसे खराब संभावित परिणाम की उम्मीद करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मित्र अपनी योजना रद्द कर देता है तो आप तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उन्हें अब आपकी दोस्ती की कोई कीमत नहीं है। इस विचार पैटर्न को चुनौती देकर आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या उनके व्यवहार के लिए कोई अन्य संभावित स्पष्टीकरण है, जैसे कि उनका व्यस्त दिन या अस्वस्थ महसूस करना। इससे आपको अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलती है और क्रोध की तीव्रता कम होती है। एक और नकारात्मक विचार पैटर्न है निजीकरण, जहां आप चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और मान लेते हैं कि दूसरों के कार्य या शब्द जानबूझकर आप पर लक्षित हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके काम की आलोचना करता है तो आप स्वतः ही मान सकते हैं कि वे आपकी क्षमताओं पर हमला कर रहे हैं। इस पैटर्न को चुनौती देकर आप वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि आपको बेहतर बनाने में मदद करने के लिए फीडबैक देने वाला व्यक्ति। यह समझते हुए कि सब कुछ आपके बारे में नहीं है, आप क्रोध को कम करने और स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न को सक्रिय रूप से चुनौती देकर और उन्हें बदलकर आप क्रोध के ट्रिगर को कम कर सकते हैं और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आत्म जागरूकता और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। सीमाएं निर्धारित करने और मुखरता के बारे में अगले अनुभाग में आप सीखेंगे कि दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हुए अपनी जरूरतों को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रेषित किया जाए।
याद रखें, क्रोध पर काबू पाना आपकी मानसिकता को बदलने और सोचने के स्वस्थ तरीकों को अपनाने से शुरू होता है। अध्याय 11। सीमाएं निर्धारित करना और दृढ़ता। आप दृढ़ता के साथ रिश्तों को प्रबंधित करने के लिए खुद को सशक्त बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके और अपनी मांगों को आत्मविश्वास से व्यक्त करके आपकी भावनात्मक भलाई सुरक्षित है। जब आप सीमाएं स्थापित करते हैं तो आप संक्षेप में अपने लिए यह स्थापित कर रहे होते हैं कि किस तरह के व्यवहार स्वीकार्य हैं और किस तरह के स्वीकार्य नहीं हैं। आपके दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के साथ आपकी मुठभेड़ों में सकारात्मक और सम्मानजनक गतिशीलता होने की अधिक संभावना है। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करके आप दूसरों को आपकी ज़रूरतों को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर देते हैं, जो नाराज़गी या निराशा की भावनाओं को बढ़ने से रोक सकता है। सीमाएं निर्धारित करने की बात आती है तो दृढ़ता महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरों के प्रति सम्मान रखते हुए खुद को स्पष्ट और सीधे तरीके से व्यक्त करना शामिल है। दृढ़ निश्चयी होने से आप दूसरों की खातिर अपने फायदे उठाने या अपनी भलाई का त्याग करने से बच सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आक्रामक या टकरावपूर्ण होना चाहिए, बल्कि इस तरह से दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि आप बिना दोषी या शर्मिंदा महसूस किए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को व्यक्त कर सकें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीमाएं निर्धारित करना दूसरों को नियंत्रित करने या हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद का ख्याल रखने के बारे में है। यह आपकी खुद की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हों। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आप दूसरों को खुद से पहले रखने के आदी हैं, लेकिन स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके और खुद को मुखर करके आप अपने रिश्तों में सम्मान और समझ की नींव रख सकते हैं। यह न केवल आपके भावनात्मक कल्याण को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करेगा। आगे हम यह पता लगाएंगे कि शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना आपको स्वस्थ तरीके से क्रोध को प्रबंधित करने और छोड़ने में कैसे मदद कर सकता है। अध्याय 12। शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना। अब जब आप सीमाएं निर्धारित करने और मुखर होने के महत्व के बारे में जान गए हैं, तो आइए क्रोध का विरोध करने का एक और प्रभावी तरीका खोजें: शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना। जब आप खुद को क्रोधित या निराश पाते हैं, तो सबसे अच्छी चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है चलना। क्रोध को प्रबंधित करने की बात करें तो शारीरिक गतिविधि के कई लाभ हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर हैं। ये रसायन तनाव को कम करने और भलाई की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जब आप शारीरिक गतिविधि में शामिल होते हैं, चाहे वह दौड़ने जाना हो, योग का अभ्यास करना हो या फिर तेज चलना हो, तो आप अपने शरीर और दिमाग को तनाव और दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का मौका देते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि आपकी भावनाओं के लिए एक स्वस्थ आउटलेट के रूप में काम कर सकती है। अपने गुस्से को दबाने या भड़कने के बजाय आप उस ऊर्जा को किसी उत्पादक काम में लगा सकते हैं। व्यायाम आपको अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में मदद करता है। याद रखें, ऐसी गतिविधि चुनना जरूरी है जिसका आपको आनंद आता हो, चाहे वह डांस करना हो, साइकिल चलाना हो या कोई खेल खेलना हो। कुछ ऐसा ढूंढना जो आपको खुशी देता हो। शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान बना देगा। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो एक ब्रेक लें और उस तनाव को दूर करने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए किसी तरह की शारीरिक गतिविधि करें। अपने क्रोध प्रबंधन टूलकिट में शारीरिक गतिविधि को शामिल करके आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। अगले भाग में हम एक और शक्तिशाली टूल का पता लगाएंगे, जिसमें हास्य और हंसी का इस्तेमाल मुकाबला करने के तरीके के रूप में किया जाएगा।
तो चलिए हंसी की दुनिया में गोता लगाते हैं और पता लगाते हैं कि यह आपको क्रोध और निराशा के क्षणों से कैसे निपटने में मदद कर सकती है। अध्याय 13। हास्य और हंसी का उपयोग मुकाबला करने के तंत्र के रूप में करें। जब आप हास्य और हंसी में संलग्न होते हैं तो आप अपने समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं और तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दिन में केवल 10 से 15 मिनट हंसने से 40 कैलोरी तक बर्न हो सकती है। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी सरल चीज आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इतना सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकती है। हास्य और हंसी में आपके मूड को ऊपर उठाने, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और यहां तक कि दर्द को दूर करने की शक्ति होती है। जब आप हंसते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन छोड़ता है, जो प्राकृतिक मूड बढ़ाने वाले होते हैं। ये एंडोर्फिन तनाव और चिंता की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अधिक आराम और संतुष्ट महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त हंसी एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाती है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। मुकाबला करने के तंत्र के रूप में हास्य और हंसी का उपयोग आपके सामाजिक संबंधों को भी बेहतर बना सकता है। दूसरों के साथ हंसी साझा करना सौहार्द की भावना पैदा कर सकता है और बंधन को मजबूत कर सकता है। यह बाधाओं को तोड़ सकता है और आपको दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद कर सकता है। साथ में हंसने से सकारात्मक और सहायक माहौल बनता है, जिससे मुश्किल परिस्थितियों से निपटना आसान हो जाता है। तो क्यों न अपने दैनिक जीवन में ज्यादा हास्य और हंसी को शामिल किया जाए। मजेदार वीडियो, चुटकुले देखें या ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो आपको खुशी और हंसी देती हैं, आपके समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। जर्नलिंग और अभिव्यंजक लेखन के बारे में अगले भाग पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्रोध से निपटने के लिए आपके टूलकिट में हास्य और हंसी सिर्फ एक हथियार है। जर्नलिंग और अभिव्यंजक लेखन के अन्य रूप भी सहायक तरीके हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। अध्याय 14। जर्नलिंग और अभिव्यंजक लेखन। जर्नलिंग और अभिव्यंजक लेखन भावनाओं के लिए एक चिकित्सीय आउटलेट हो सकता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उंडेलने की अनुमति देता है, जो आपके अंतरतम विचारों को तलाशने और व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। यह मुक्ति और राहत की भावना प्रदान करता है। लेखन के कार्य के माध्यम से आप अपनी भावनाओं और अनुभवों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जर्नलिंग और एक्सप्रेसिव राइटिंग में संलग्न होते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से ईमानदार और संवेदनशील होने की अनुमति देते हैं। कोई निर्णय या अपेक्षाएं नहीं होती हैं, केवल एक खाली पृष्ठ आपके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है, क्योंकि आप बिना किसी डर के अपने क्रोध, कुंठाओं और निराशाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन आपको चुनौतीपूर्ण स्थितियों पर स्पष्टता और दृष्टिकोण प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर आप उन पैटर्न या ट्रिगर्स को उजागर कर सकते हैं जो आपके क्रोध में योगदान करते हैं। यह आत्मचिंतन मूल्यवान अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकता है और आपको स्वस्थ मुकाबला करने की रणनीतियां विकसित करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा जर्नलिंग और एक्सप्रेसिव राइटिंग आत्म देखभाल के रूप में काम कर सकते हैं। बैठकर लिखने के लिए समय निकालना एक शांत और स्थिर अभ्यास हो सकता है। यह आपकी भावनाओं को संसाधित करने, तनाव को कम करने और कैथार्सिस की भावना प्रदान करने में आपकी मदद कर सकता है। जैसा कि आप जर्नलिंग और एक्सप्रेसिव राइटिंग के लाभों का पता लगाते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि यह एक सहायक उपकरण हो सकता है, यह चिकित्सा में पेशेवर मदद का विकल्प नहीं है। लेखन आपकी समग्र उपचार यात्रा का एक मूल्यवान हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक योग्य चिकित्सक से सहायता प्राप्त करना आपको वह मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है जिसकी आपको अपने क्रोध को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उस पर काबू पाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। अध्याय 15। चिकित्सा में पेशेवर सहायता प्राप्त करना। चिकित्सा में पेशेवर सहायता प्राप्त करना क्रोध को प्रबंधित करने और उस पर काबू पाने में मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है।
जब आप क्रोध प्रबंधन तकनीकों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सक के साथ काम करते हैं तो आपके पास अपने क्रोध के मूल कारणों को संबोधित करने और स्वस्थ मुकाबला रणनीतियों को विकसित करने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए केट को ही लें, जिसने बचपन के आघात से उत्पन्न अपने क्रोध के मुद्दों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा की मांग की। चिकित्सा के माध्यम से केट इस बात की बेहतर समझ हासिल करने में सक्षम थी कि उसे गुस्सा क्यों आता है, और उसने अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी तकनीकें सीखीं। एक चिकित्सक आपको उन अंतर्निहित भावनाओं और ट्रिगर्स का पता लगाने में मदद कर सकता है जो आपके क्रोध में योगदान करते हैं। वे आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और किसी भी अनसुलझे मुद्दे पर काम करने के लिए एक सुरक्षित और गैर न्यायिक स्थान प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चिकित्सक आपको विशिष्ट क्रोध प्रबंधन तकनीकें सिखा सकता है, जैसे कि गहरी सांस लेने के व्यायाम, माइंडफुलनेस अभ्यास और संज्ञानात्मक व्यवहार रणनीतियाँ। ये तकनीकें आपको अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने, अपनी प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने और खुद को व्यक्त करने के स्वस्थ तरीके विकसित करने में मदद कर सकती हैं। थेरेपी आपको महत्वपूर्ण संघर्ष समाधान और संचार कौशल भी सिखा सकती है। आप क्रोधित हुए बिना अपनी इच्छाओं और सीमाओं को स्पष्ट करना सीख सकते हैं। आप अपने संचार कौशल को मजबूत करके अपने जीवन में स्वस्थ संबंध और सबक विकसित कर सकते हैं। आप विशेषज्ञ उपचार और परामर्श प्राप्त करके अपने क्रोध को प्रबंधित करने और अपने सामान्य कल्याण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। थेरेपी आपको अपने क्रोध से अधिक स्वस्थ तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समर्थन, दिशा और उपकरण प्रदान कर सकती है। क्रोध प्रबंधन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में क्षमा करने और जाने देने की आवश्यकता पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। अध्याय 16। क्षमा करने और जाने देने का अभ्यास करना। क्षमा करने और जाने देने का अभ्यास करना क्रोध को प्रबंधित करने और उस पर काबू पाने में एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया हो सकती है। जब आप क्रोध को पकड़कर रखते हैं तो यह आपको खा सकता है, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक भलाई प्रभावित होती है। हालांकि क्षमा करना और जाने देना सीखकर आप क्रोध की जंजीरों से मुक्त होने और आंतरिक शांति पाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। क्षमा का अर्थ दूसरों के कार्यों को अनदेखा करना या उनके द्वारा आपको पहुंचाए गए दर्द को भूल जाना नहीं है। इसका अर्थ है क्रोध और आक्रोश के बोझ से खुद को मुक्त करना। क्षमा करने से आप स्वीकार करते हैं कि क्रोध को बनाए रखना आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। यह आपको अपनी शक्ति वापस पाने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की अनुमति देता है। जाने देना क्षमा से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। इसमें किसी अनुभव या व्यक्ति से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को जानबूझकर छोड़ना। अगले भाग में हम संघर्षों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए रणनीतियों का पता लगाएंगे। अध्याय 17। संघर्ष समाधान कौशल सीखना। प्रभावी संघर्ष समाधान कौशल विकसित करना उथल-पुथल भरे पानी में नेविगेट करना सीखने जैसा है। इसके लिए अनुकूलनशीलता और चट्टानी परिस्थितियों से बचने की क्षमता की आवश्यकता होती है। संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे स्वस्थ और उत्पादक तरीके से संबोधित करने के लिए कौशल होना महत्वपूर्ण है। संघर्ष समाधान कौशल आपको कठिन बातचीत को नेविगेट करने, सामान्य आधार खोजने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। संघर्ष समाधान में पहला कदम प्रभावी संचार तकनीक सीखना है। इसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से सुनना, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाला समझौता करना शामिल है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संघर्ष समाधान जीत या हार के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान खोजने के बारे में है जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए काम करता है। एक और महत्वपूर्ण कौशल संघर्षों के दौरान शांत और संयमित रहना है। जब भावनाएं बहुत अधिक होती हैं तो आवेगपूर्ण या आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करना लुभावना हो सकता है। हालांकि एक कदम पीछे हटकर गहरी सांस लेकर और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करके आप स्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हैं और इसके बजाय समझ और सुलह की दिशा में काम कर सकते हैं।
संघर्ष समाधान के लिए सहानुभूति और समझ की भी आवश्यकता होती है। स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने और उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को स्वीकार करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। यह सहानुभूति को बढ़ावा देने, विश्वास बनाने और संघर्ष समाधान के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। इन संघर्ष समाधान कौशलों को विकसित करके आप अधिक आसानी से कठिन परिस्थितियों से निपट सकते हैं और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। अगला खंड क्रोध और तनाव को और अधिक प्रबंधित करने के तरीके के रूप में शौक और रचनात्मक आउटलेट में संलग्न होने के महत्व का पता लगाएगा। अध्याय 18 शौक और रचनात्मक आउटलेट में संलग्न होना। शौक और रचनात्मक आउटलेट में संलग्न होना तनाव और भावनाओं के लिए एक मूल्यवान आउटलेट प्रदान कर सकता है। वे आपको अपने जुनून का पता लगाने और संतुष्टि पाने की अनुमति देते हैं। जब आप खुद को उन गतिविधियों में डुबो देते हैं जो आपको पसंद हैं, जैसे पेंटिंग, कोई वाद्य बजाना या बागवानी, तो आप खुद को दैनिक कामों से छुट्टी देते हैं और किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको खुशी देती है। शौक और रचनात्मक आउटलेट आत्म अभिव्यक्ति का एक रूप हो सकते हैं। वे आपको अपनी भावनाओं को किसी उत्पादक कार्य में लगाने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, लेखन या जर्नलिंग आपको क्रोध या हताशा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। नृत्य या खेल जैसी शारीरिक गतिविधियां तनाव को दूर कर सकती है और आपको अधिक आराम महसूस करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा शौक और रचनात्मक आउटलेट भी समान रुचियों वाले अन्य लोगों से जुड़ने का एक तरीका हो सकते हैं। बुक क्लब में शामिल होना, पेंटिंग क्लास लेना या सामुदायिक थिएटर समूह में भाग लेना सामाजिक संपर्क और अपनेपन की भावना के अवसर प्रदान कर सकता है। ये कनेक्शन अकेलेपन की भावनाओं को कम करने और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में, शौक और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना भावनाओं और तनाव के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी तकनीक हो सकती है। यह आपको अपने जुनून को खोजने और आगे बढ़ाने, यह व्यक्त करने का अवसर देता है कि आप कौन हैं और दूसरों से जुड़ते हैं। आप उन गतिविधियों के लिए समय निकालकर अपने जीवन में पूर्णता और संतुलन की भावना प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको खुशी देती हैं और खुद को सिर्फ अपने लिए चीजें करने की अनुमति देती हैं। जैसा कि हम अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं, यह जानना जरूरी है कि हालांकि शौक निराशा और तनाव को दूर करने का एक सकारात्मक तरीका हो सकता है, लेकिन इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन या शराब का सहारा नहीं लेना चाहिए। अध्याय 19 मादक द्रव्यों के सेवन और शराब से बचना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप वास्तव में अपने शौक और रचनात्मक आउटलेट का आनंद ले रहे हैं, तनाव और भावनाओं से निपटने के साधन के रूप में मादक द्रव्यों के सेवन और अत्यधिक शराब के सेवन से दूर रहना महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों में शामिल होना विश्राम और संतुष्टि का स्रोत होना चाहिए, न कि खुद को सुन्न करने या वास्तविकता से भागने का तरीका। चुनौतीपूर्ण भावनाओं या तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने पर अस्थायी समाधान के रूप में पदार्थों की ओर रुख करना लुभावना हो सकता है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि मुकाबला करने के तंत्र के रूप में दवाओं या शराब पर निर्भर रहना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कई नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है।
मादक द्रव्यों का सेवन आपके शौक को पूरी तरह से पूरा करने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकता है, आपके निर्णय को खराब कर सकता है और यहाँ तक कि आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। पदार्थों की ओर मुड़ने के बजाय तनाव और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजने का प्रयास करें। शौक और रचनात्मक आउटलेट में शामिल होना अविश्वसनीय रूप से चिकित्सीय हो सकता है, जिससे आप खुद को व्यक्त कर सकते हैं और सांत्वना पा सकते हैं। पेंटिंग, लेखन, बागवानी या कोई वाद्य बजाने जैसी गतिविधियों को आजमाने पर विचार करें। ये गतिविधियां आपकी भावनाओं के लिए एक स्वस्थ आउटलेट प्रदान कर सकती हैं और आपकी ऊर्जा को चैनल करने का एक रचनात्मक तरीका बन सकती है। मादक द्रव्यों के सेवन और अत्यधिक शराब के सेवन से बचकर आप अपने शौक और रचनात्मक आउटलेट में पूरी तरह से डूब सकते हैं। आप बिना किसी नकारात्मक दुष्प्रभाव के इन गतिविधियों से मिलने वाले सच्चे आनंद और संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे। यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करने के बारे में अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे उचित लक्ष्य और सीमाएं रखने से इन गतिविधियों का आपका आनंद और बढ़ सकता है। अध्याय 20 यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना। अपने शौक और रचनात्मक आउटलेट का पीछा करते समय पूर्णता या अवास्तविक परिणामों की अपेक्षा करने के जाल में न फंसें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। अपने जुनून के प्रति एक स्वस्थ और टिकाऊ दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जब आप शौक या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रगति में समय लगता है। तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ धैर्य रखना आवश्यक है। समझें कि महारत अभ्यास के साथ आती है और रास्ते में गलतियां करना ठीक है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने से आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और छोटी जीत का जश्न मना सकते हैं, जो अंततः आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। प्राप्त करने योग्य अपेक्षाएं निर्धारित करके आप निराश या हतोत्साहित महसूस करने के जोखिम को भी कम करते हैं। अवास्तविक अपेक्षाएं विफलता या अपर्याप्तता की भावनाएं पैदा कर सकती हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसके बजाय प्रक्रिया का आनंद लेने और सीखने और बढ़ने की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। चुनौतियों को व्यक्तिगत विकास और सुधार के अवसरों के रूप में स्वीकार करें। याद रखें, हर कोई अपनी गति से आगे बढ़ता है और दूसरों से अपनी तुलना करना आपकी प्रगति में बाधा ही बनेगा। इसके बजाय अपनी यात्रा और अपने लिए बनाए गए अनूठे रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें। अपने साथ दयालु और सौम्य रहें और जब चीजें योजना के अनुसार न हों, तो खुद पर बहुत ज्यादा कठोर न हों। यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करना एक पूर्ण और टिकाऊ रचनात्मक यात्रा की नींव है। यह आपको प्रक्रिया का आनंद लेने, अपने अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ते रहने की अनुमति देता है। अगले भाग में हम स्व देखभाल और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखने के हिस्से के रूप में ब्रेक और टाइम आउट लेने के महत्व का पता लगाएंगे। अध्याय 21 ब्रेक और टाइम आउट लेना। कभी कभी आपको बस एक कदम पीछे हटने और अपने शौक और रचनात्मक गतिविधियों से ब्रेक लेने की जरूरत होती है, ताकि खुद को रिचार्ज करने और नए दृष्टिकोण के साथ वापस आने का समय मिल सके। रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और दबावों में फंस जाना आसान है, लगातार खुद को और ज्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करना। हालांकि बिना ब्रेक लिए लगातार खुद को प्रेरित करने से बर्नआउट और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और गुस्से को हावी होने से रोकने के लिए ब्रेक लेना और टाइम आउट लेना जरूरी है। जब आपको लगे कि आपके अंदर गुस्सा उबल रहा है, तो यह पहचानना जरूरी है कि एक कदम पीछे हटना और खुद को कुछ समय के लिए आराम देना ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। वास्तव में यह जानना ताकत और आत्म जागरूकता का संकेत है कि कब रुकना है और खुद का ख्याल रखना है। जिस स्थिति से आपको गुस्सा आ रहा है, उससे दूर हटकर आप खुद को शांत होने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का समय देते हैं।
अपने ब्रेक के दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको आराम करने और तनाव मुक्त होने में मदद करें। यह प्रकृति में टहलने से लेकर माइंडफुलनेस का अभ्यास करने या किसी ऐसे शौक में शामिल होने तक कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी देता है। मुख्य बात यह है कि कुछ ऐसा करें जो आपके मन को आपके क्रोध के स्रोत से हटा दे और आपको अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करने की अनुमति दे। ब्रेक और टाइम आउट लेने से आप खुद को रीसेट करने, रिचार्ज करने और स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देते हैं। यह आपको स्पष्टता प्राप्त करने और अधिक तर्कसंगत और शांत दृष्टिकोण से स्थिति का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। यह आपको अपनी भावनाओं पर विचार करने और यह समझने का अवसर भी देता है कि आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया की, उसका कारण क्या है। अब जब आप कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करने के बारे में अगले खंड में जाते हैं, तो याद रखें कि ब्रेक लेना और टाइम आउट लेना क्रोध को प्रबंधित करने की पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। अपने लचीलेपन और क्रोध का विरोध करने की क्षमता को और मजबूत करने के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा की मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 22। कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करना। कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करने से आप लचीलापन विकसित कर सकते हैं और एक खुश मानसिकता बनाए रख सकते हैं। जब हम अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समय निकालते हैं, तो हम अपना ध्यान नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं। आभार व्यक्त करने का यह सरल कार्य हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आप अपने मस्तिष्क को कठिन परिस्थितियों में भी अच्छाई की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। आभार और प्रशंसा का अभ्यास करके यह आपको अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में सकारात्मक पहलुओं की तलाश करने में सक्षम बनाता है। जब आप जानबूझकर आभारी होने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को अधिक लचीला और अनुकूल होने के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरों के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त करना आपके रिश्तों को मजबूत करता है और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। जब आप किसी के लिए वास्तविक प्रशंसा दिखाते हैं, तो यह न केवल उनकी आत्माओं को ऊपर उठाता है, बल्कि उनके साथ आपके बंधन को भी गहरा करता है। क्रोध या हताशा के समय यह सहायता प्रणाली महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह आपको अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं की याद दिलाती है और कठिन भावनाओं से निपटने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा आभार और प्रशंसा का अभ्यास क्रोध के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करता है। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आपका शरीर तनाव हार्मोन जारी करता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि अपना ध्यान कृतज्ञता पर केंद्रित करके आप एक विश्राम प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं और नकारात्मक भावनाओं की तीव्रता को कम करते हैं। अगले भाग पर जाने से पहले, जो सकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न होने और सकारात्मक पुष्टि करने के बारे में है, यह समझना आवश्यक है कि कृतज्ञता और प्रशंसा विकसित करने का अभ्यास एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो लचीली है। आप सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि स्थापित कर सकते हैं, जो आपको क्रोध से बचने और भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने में सक्षम बनाएगी यदि आप अपने जीवन में अच्छाई की पहचान करके शुरू करते हैं। यह सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करने के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। अध्याय 23। सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि को अपनाना। सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि की शक्ति को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी मानसिकता बदल जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह एक सरल अवधारणा की तरह लग सकता है, लेकिन आपके जीवन पर इसका जो प्रभाव हो सकता है, वह वास्तव में उल्लेखनीय है। जब आप जानबूझकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपने आंतरिक संवाद को नियंत्रित कर रहे होते हैं और अपने दृष्टिकोण को अधिक आशावादी और सशक्त मानसिकता की ओर मोड़ रहे होते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा में खुद को प्रेरित करने और खुद को अपनी योग्यता और क्षमताओं की याद दिलाने के लिए उत्साहजनक और सहायक शब्दों का उपयोग करना शामिल है। अपनी गलतियों या कमियों के लिए खुद को कोसने के बजाय आप अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं।
ऐसा करके आप आत्मकरुणा की भावना विकसित करते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन बनाते हैं। पुष्टिकरण सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप नियमित रूप से खुद से दोहराते हैं, सकारात्मक विश्वासों और लक्ष्यों को मजबूत करते हैं। वे आपकी क्षमता के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं और आपको आत्मसंदेह और नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अपनी ताकत, प्रतिभा और आकांक्षाओं की नियमित रूप से पुष्टि करके आप अपने दिमाग को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टिकरण को अपनाने की कुंजी स्थिरता और दोहराव है। किसी भी आदत की तरह आपके मस्तिष्क को फिर से संगठित करने और आपकी मानसिकता को बदलने में समय और अभ्यास लगता है। किसी भी नकारात्मक आत्मचर्चा पैटर्न या सीमित विश्वासों की पहचान करके इन्हें रोजाना दोहराएं, अधिमानतः दर्पण के सामने, और वास्तव में उनकी सच्चाई और शक्ति पर विश्वास करें। याद रखें, सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि को अपनाना आपकी चुनौतियों या खामियों को नकारने या अनदेखा करने के बारे में नहीं है। यह उन्हें स्वीकार करने और अपने भीतर मौजूद ताकत और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। ऐसा करके आप लचीलापन विकसित कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सशक्त बनाती है। क्रोध का विरोध करना एक मूल्यवान कौशल है जो बेहतर भावनात्मक कल्याण, बेहतर रिश्तों और अधिक शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। यहाँ आपकी दैनिक दिनचर्या के लिए क्रोध प्रतिरोध का अभ्यास करने से 34 प्रमुख बातें दी गई हैं। 1. भावनात्मक विनियमन। अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना सीखकर क्रोध का विरोध करें। 2. रुकें और चिंतन करें। उत्तेजक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल रुकें और अपने कार्यों के परिणामों पर चिंतन करें। 3. सांस लेने की तकनीक। क्रोध आने पर मन और शरीर को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। 4. माइंडफुलनेस। अपने क्रोध ट्रिगर्स को बिना किसी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के देखने और समझने के लिए माइंडफुलनेस विकसित करें। 5. परिप्रेक्ष्य की तलाश करें। स्थिति की व्यापक समझ हासिल करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करें। 6. सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं और प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके प्रति सहानुभूति विकसित करें। 7. भावनाओं को शांति से व्यक्त करें। आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी भावनाओं को शांति से और दृढ़ता से व्यक्त करना सीखें। 8. बढ़ने से बचें। संघर्षों को बढ़ाने से बचें और इसके बजाय शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करें। 9. सकारात्मक प्रतिक्रियाएं चुनें। चुनौतियों का सकारात्मकता और आशावाद के साथ जवाब देने के लिए सचेत प्रयास करें। 10. आत्मकरुणा। खुद के प्रति दयालु बनें और स्वीकार करें कि हर कोई भावनाओं का अनुभव करता है, जिसमें क्रोध भी शामिल है। 11. सीमाएं निर्धारित करना। क्रोध को भड़काने वाली स्थितियों को रोकने के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। 12. संघर्ष समाधान। तो दोस्तों, आज हमने गुस्से को नियंत्रित करने के कुछ प्रमुख तरीकों के बारे में जाना। हमने सीखा कि माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग जैसी तकनीकें कितनी महत्वपूर्ण हैं। जब आप गुस्से पर काबू पाते हैं तो यह न केवल आपकी व्यक्तिगत वृद्धि में मदद करता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी गुस्से से निपटने के लिए कोई तकनीक अपनाई है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे अन्य आत्म सुधार से जुड़े वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।